हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 13वां, जो आपके यूपीटीटी 2025-26 इसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो ये जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 13वां, एसएसटी का 13वां प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी, जिसका नाम उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था, और इनका मुख्य उद्देश्य वेदांत दर्शन का प्रचार और प्रसार और सेवा करना था। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को की थी। और ये जो नाम रखा गया था इसका, उनके जो गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम से ही इसका नाम रखा गया था। और इसका उद्देश्य जो था, आदर्श वाक्य के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आध्यात्मिकता के माध्यम से समाज की सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका जो मुख्यालय था वो वेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, थियोसोफिकल सोसाइटी की भारत में कब स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन डी सब, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1897। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1882। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 में अडयार मद्रास में हुई थी। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है, 1882 में मद्रास में हुई थी, जब इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से भारत में स्थानांतरित किया गया था। हालांकि इसकी भारतीय शाखा की स्थापना 1890 में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब इसकी जो भारत में जो ब्रांच बनी थी उसकी स्थापना 1890 में हुई थी, लेकिन जब न्यूयॉर्क से भारत में उसको स्थानांतरित किया गया था सबसे पहली बार, तो वो 1882 में मद्रास में की गई थी। तो इन दोनों तारीखों को आपको याद रखना है। और एनी बेसेंट का भारत आगमन 1893 में हुआ था, जिससे यह भारत में और मजबूत हुई थी। तो इसकी जो वैश्विक स्थापना हुई थी थियोसोफिकल सोसाइटी की, वह मूल रूप से 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। तो ये भी याद रखना है कि 1875 में न्यूयॉर्क में स्थापना हुई थी और भारत में 1882 में। लेकिन जो भारत में मुख्य रूप से जो इसकी शाखा खोली गई थी वो 1890 में खोली गई थी। और इसके जो भारत में जो स्थापना की थी वो हेलेना पेट्रोवना ब्लोबास्की ने और कर्नल हेनरी अलकार्ड ने की थी। तो इसका जो भारत में आगमन और मुख्यालय था वो 1882 में खोला गया था। भारत न्यूयॉर्क से भारत में इसको स्थानांतरित किया गया था तब। और भारतीय शाखा 1890 में खोली गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मानवता के बीच सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देना और प्राचीन धर्मों दर्शन विज्ञान का अध्ययन करना था। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूटन का नियम, ऑप्शन बी बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन सी ग्रह गति का नियम, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, या इसको महाविस्फोटक सिद्धांत भी बोलते हैं। और इसके अनुसार लगभग 13 अरब वर्ष पहले सारा ब्रह्मांड एक छोटे गर्म और सघन बिंदु से शुरू हुआ था। जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक गोले के छोटे से संघनन बिंदु के समान था, या एक गोले के समान था, और तब से लगातार फैल रहा है। और इसमें ही एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे ही हमारा जो ब्रह्मांड था वो चारों तरफ फैल गया, और आज भी इसका विस्तार चालू है।
और यह सिद्धांत ब्रह्मांड के विस्तार और इसकी शुरुआत की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत करता है। तो जो हमारा ब्रह्मांड जो था वो लगभग 13 अरब साल पहले एक बिंदु पर स्थिर था, एक गोले लट्टू के बराबर, लट्टू के समान था, और इसमें एक भयानक विस्फोट से ये चारों तरफ फैल गया, और इसका जो ब्रह्मांड जो हमारा है आज भी उसका विस्तार जारी है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ब्रह्मांड का, वो सिंगुलरिटी पॉइंट, एक अनंत छोटे बिंदु के रूप में हुई थी। जो हमारा ब्रह्मांड था वो एक बिंदु पर समिटा हुआ था, जिसमें सभी पदार्थ ऊर्जा में केंद्रित थे। सभी पदार्थों में ऊर्जा जो थी वो केंद्रित थी। और एक महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलना शुरू हुआ, और यह विस्तार आज भी जारी है। इसके जो जनक थे वो बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पादरी जॉर्ज लेमेंत्रे थे, और इन्हीं को इसका जनक माना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल विस्फोट के बाद से लगातार फैल रहा है और विकसित हो रहा है, जो कि सबसे लोकप्रिय और वैज्ञानिक रूप से समर्थित सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को ही स्वीकार किया गया है अन्य खगोल शास्त्रियों के द्वारा, और इस सिद्धांत को ही मान्यता दी गई है, बिग बैंग सिद्धांत। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जलने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी सूर्य का तापमान। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें सूर्य के केंद्र में अत्यधिक तापमान और दबाव पर हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो सूर्य की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के द्वारा जो नाभिकीय संलयन होता है वो इसकी ऊर्जा का स्रोत है। और नाभिकीय संलयन जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं, और ये सूर्य के कोर में होती है। जो उसका अंदर का जो भाग होता है उसमें ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, और इसमें हाइड्रोजन जो सूर्य का मुख्य घटक है हीलियम में परिवर्तित होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चतुर्थ अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लोकसभा में सीटों का बंटवारा, ऑप्शन बी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ऑप्शन सी विधानसभा में शक्तियां, और ऑप्शन डी शिक्षा नीति। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन से संबंधित है। जो हमारा संविधान का अनुसूची 4 जो है उसमें राज्यसभा में जो सीटें होती हैं उनके बंटवारे से, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो सीटों का बंटवारा होता है उसके उसका प्रावधान किया गया है, उसके बारे में दिया गया है, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है अनुसूची 4 में। और यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद एक और दो से संबंधित है, और सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, जिससे बड़ी आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। तो जो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है तो वो केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य सरकारें होती हैं उनमें जो जनसंख्या के आधार पर जितनी संख्या होती है उस हिसाब से सीटों को बांटा जाता है। तो और इसका जो प्रावधान दिया गया है वो अनुसूची 4 में दिया गया है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा और इसका जो आधार है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों की संख्या का निर्धारण है इसमें। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य पर्यावरण से संबंधित है? संविधान का कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है वो पर्यावरण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए 51 से 51 का ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी 14 अनुच्छेद, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 का ए।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का एक पर्यावरण से संबंधित मौलिक कर्तव्य है, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति नागरिक का कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और सुधार करे। तो जो हमारा अनुच्छेद 51 का ए जो आर्टिकल है, वो हमारे पर्यावरण से संबंधित हमारा कर्तव्य है, जिसमें हमारे जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, जैसे हमारे जीव-जंतु हो गए, हमारा वन हो गया, हमारा नदियाँ, झीलें हो गईं, इन सभी का रख-रखाव करना, इनका संरक्षण करना, अम, उम, इनको सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और जो जो भी जंगली जीव होते हैं उनकी रक्षा करना ये भी इसमें शामिल होता है। तो अनुच्छेद 51 का एक यह अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के तहत आता है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो जो 51 का ये जो अनुच्छेद है उसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जो हमारा मौलिक कर्तव्य है तो उसको 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसकी कौन-सा संविधान संशोधन हुआ था और कौन-सी सन में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में उसको जोड़ा गया था 51 का ए को। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की सभी वस्तुओं जैसे जंगल, झील, नदियाँ और वन जीवों की सुरक्षा व सुधार से शामिल है इसमें। और ये सभी नागरिकों का कर्तव्य है इन सब की रक्षा करना। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आने वाले अनुच्छेद 48 ए, जो राज्य के पर्यावरण की रक्षा का निर्देश देता है, का पूरक है। जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है 48 का ए, तो उसका ही उसमें भी इस चीज़ का वर्णन दिया गया और उसका ही ये आर्टिकल जो है वो उसका पूरक है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 51 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है, जो देश के कुल उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा उत्पादित करता है। और इसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड जैसे प्रमुख राज्य उत्पादक हैं। तो ओडिशा जो है वो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, और जहाँ मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ जैसे जिलों में यह इसके अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। और अन्य राज्य भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, झारखंड हो गया, ये भी लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं और देश में कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जो उड़ीसा है वो हमारे लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य झारखंड है, जो देश के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर उसके बाद में उड़ीसा और फिर झारखंड नंबर पर आता है। हालांकि झारखंड में कोयले के सबसे बड़े भंडार हैं जो इसे प्रमुख उत्पादक बनाते हैं। तो कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार मिलता है वो झारखंड में ही मिलता है। तो जो झारखंड है उसमें कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसमें झरिया, बोकारो जैसे बड़े कोयला क्षेत्र हैं और भारत के सबसे बड़े कोयला भंडार भी हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया, ये दोनों राज्यों में उसके बाद में स्थान आता है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भारत राज्य के शीर्ष कोयला उत्पादक राज्यों में हैं, लेकिन झारखंड अपनी खदानों और भंडारों के कारण सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे ज्यादा जो संख्या में कोयला पाया जाता है वो झारखंड में ही पाया जाता है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए राउरकेला, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी दुर्गापुर। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जमशेदपुर। भारत में पहला इस्पात संयंत्र टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको टिस्को बोलते हैं, के रूप में जमशेदपुर झारखंड में 1907 में स्थापित किया गया था।
जबकि स्वतंत्रता के बाद स्थापित पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में 1959 में बना, जिसे भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र भी माना जाता है। तो जो 1907 में जो जमशेदपुर में पहला इस्पात संयंत्र बना था वो स्वतंत्रता से पहले था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो पहला इस्पात संयंत्र लगाया गया था वो राउरकेला में लगाया गया था 1959 में। तो ये भी याद रखना है कि जो स्वतंत्रता के बाद जो पहला लगा था वो 1959 में लगा था राउरकेला में। और बाद में बोकारो झारखंड और भिलाई और अन्य प्रमुख संयंत्र भी स्थापित किए गए थे। तो प्रमुख संयंत्र जो थे वो टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में लगाया गया था, और उसके बाद में राउरकेला उड़ीसा में स्वतंत्रता के बाद पहला एकीकृत इस्पात यंत्र संयंत्र था। और फिर भिलाई इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। बोकारो इस्पात कारखाना ये झारखंड में स्थापित किया गया था, और दुर्गापुर इस्पात कारखाना दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ ले जाते हैं कि दुर्गापुर और बोकारो भिलाई ये इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थापित हैं। तो ये भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, बोकारो जो है वो झारखंड में है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित हैं। तो पहला निजी इस्पात कारखाना जो जमशेदपुर में लगा था, लेकिन जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े इस्पात कारखानों में भिलाई, राउरकेला और बोकारो जैसे स्थान पर स्थापित किए गए हैं। तो जो राउरकेला है वो सार्वजनिक इस्पात संयंत्र है, और इसकी स्थापना 1959 में उड़ीसा में की गई थी। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का प्रमुख चीनी उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत का प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसे भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। हालांकि महाराष्ट्र भी गन्ना और चीनी उत्पादन में एक बड़ा प्रतिस्पर्धी है, लेकिन हाल में वर्षों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है, और खासकर गन्ना उत्पादन और चीनी मिलों की संख्या में। तो जो उत्तर प्रदेश है वो गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में अग्रणी है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं जो एथेनॉल इकाइयों पर स्थापित हैं। और जो अन्य राज्य हैं उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात भी इसमें शामिल है गन्ना उत्पादन में। तो गन्ना और चीनी उत्पादन दोनों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन महाराष्ट्र भी एक प्रमुख उत्पादक है। जो उत्तर प्रदेश के बाद जो स्थान आता है वो महाराष्ट्र का आता है। तो चीनी उत्पादन में पहले तो उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद में महाराष्ट्र। यह दोनों राज्य अक्सर शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।